हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एंटी एजिंग क्रीम्स के बारे में। मार्केट में बहुत सारे एंटी एजिंग क्रीम्स अवेलेबल है, तो उनमें से हम कैसे चुनें कि कौन से असरदार हो सकते हैं, कौन से नहीं, उनमें कौन से इंग्रेडिएंट का हमें ध्यान रखना चाहिए। उसी के साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि इनमें से कौन से क्रीम्स मेरे फेवरेट है, और एंड में हम देखेंगे कि एंटी एजिंग क्रीम्स के बारे में क्या सावधानी लेनी चाहिए, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है। तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले तो लोगों के मन में सवाल होता है कि एंटी एजिंग क्रीम कौन सी उम्र में लगाना शुरू कर सकते हैं। तो एंटी एजिंग क्रीम ऐसा नहीं है कि ये एंटी एजिंग क्रीम्स है, मतलब एक बार अगर आपके एजिंग के साइन शुरू हो गए उसके बाद आपने ये लगाना शुरू करना है, या फिर आप जब बूढ़े हो रहे हैं तब आपको एंटी एजिंग क्रीम लगाना है। नहीं, एंटी एजिंग क्रीम लगाने को शुरू करने की रिकमेंडेड एज है इन मिड 20s। अगर आप 22-25 साल के हैं तो आप अगर एंटी एजिंग क्रीम लगाना शुरू कर देते हैं तो आप अपने एजिंग को प्रिवेंट करते हैं, आप अपने एजिंग को प्रोलॉन्ग करते हैं। हमारे स्किन पे एजिंग के जो सिम्टम्स आते हैं वो होते हैं पिगमेंटेशन, फाइन लाइंस, रिंकल मतलब झुर्रियाँ, झाइयाँ, काले धब्बे, अनइवन स्किन टोन, तो और लूज स्किन। तो हमें ऐसी एंटी रिंकल्स क्रीम चाहिए कि जो ये सब साइंस पर एक्ट कर सके। आजकल पोल्यूशन, ज़्यादा स्ट्रेस, हमारे खान पान में बिगाड़, इन सब चीज़ों की वजह से बहुत कम उम्र में लोगों को एजिंग के साइन आना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए आप जितने जल्दी एंटी एजिंग ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं, एंटी एजिंग प्रिकॉशन ले सकते हैं, उतना आपके स्किन के लिए अच्छा होता है। आपके स्किन को एज करने में, आपके स्किन को खराब करने में पोल्यूशन के साथ ही सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है सनलाइट का, सन रेज का। तो जैसे आप जानते ही हैं कि यूवीए और यूवीबी दोनों लाइट हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो स्किन पिगमेंटेशन, लाइंस, अनइवन स्किन टोन, स्किन बर्न, ये सब साइंस हमारे सन की वजह से, सन डैमेज की वजह से उस स्किन में आते हैं। तो अगर आप आपको एजिंग को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने स्किन को सन रेज से, सन डैमेज से प्रिवेंट करना होगा, बचाना होगा। तो जब कभी भी आप एंटी एजिंग का अपना रूटीन शुरू करने के बारे में सोचेंगे तो सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा सनस्क्रीन के बारे में। सनस्क्रीन एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है आपके एंटी एजिंग रेजिम का। तो अगर आप अभी से एंटी एजिंग क्रीम नहीं शुरू करना चाहते तो एटलीस्ट सनस्क्रीन रोज़ लगाना शुरू कर दीजिए, तो उससे भी आपके एजिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, आपके स्किन में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई देने लगेगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारे एंटी एजिंग क्रीम में हमें क्या क्या कंपोनेंट्स देखने चाहिए। तो सबसे पहले तो विटामिन सी, विटामिन बी जिसे कहते हैं नायासिनामाइड भी कहते हैं, एंड विटामिन ई, ये 3 विटामिन एंटी एजिंग में आपकी हेल्प करते हैं, क्योंकि इनमें होता है एंटीऑक्सीडेंट। मतलब ये क्या करते हैं, आपके स्किन में जो टॉक्सिन्स तैयार हुए होते हैं, जो जिसकी वजह से आपकी स्किन डैमेज हो रही है, उन टॉक्सिन्स को ये डिस्ट्रॉय करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। तो एंटी एजिंग में विटामिन सी, नायासिनामाइड मतलब विटामिन बी, एंड विटामिन ई ये महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। उसके बाद एंटी एजिंग का दूसरा महत्वपूर्ण जो फैक्टर है वो है मॉइस्चराइज़र। आपकी स्किन अगर ड्राई रहेगी तो उसमें बहुत जल्दी झाइयाँ या झुर्रियाँ पड़ती है। तो आपके स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज रखना एंटी एजिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया सनस्क्रीन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। सनस्क्रीन आपके स्किन को आगे डैमेज होने से बचाएगा और आपका स्किन डैमेज प्रिवेंट करेगा। और उसके बाद सबसे लास्ट में और सबसे महत्वपूर्ण होता है रेटिनॉल। तो रेटिनॉल एक ऐसा कंपोनेंट है, ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि सब तरह के एजिंग के साइन पे एक्ट करता है। वो आपके दाग धब्बों को कम करने में मदद करता है, पोर्स कम करने में मदद करता है, फाइन लाइंस, रिंकल्स, झुर्रियाँ, झाइयाँ, सब पे रेटिनॉल एक्ट करता है। तो रेटिनॉल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है एंटी एजिंग क्रीम का। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कौन से अच्छे एंटी एजिंग डे क्रीम्स अवेलेबल हैं। तो उसमें सबसे पहले आएगा
पॉन्ड्स का एज मिरेकल, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है, विटामिन बी है, विटामिन सी है और उसी के साथ ही सनस्क्रीन भी है। उसके बाद दूसरा क्रीम है लॉरियल का स्किन परफेक्ट, उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स है, सनस्क्रीन है और मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ भी है। अगर आप हर्बल क्रीम में जाना चाहते हैं तो लोटस का जो एंटी एजिंग क्रीम है वो भी एक अच्छा क्रीम है, उसमें भी अच्छे मॉइस्चराइजर्स है। उसके बाद खादी का जो नेचुरल एंटी एजिंग क्रीम है उसे भी आप एज अ डे क्रीम यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं। सिप्ला कंपनी का एक VCX करके एक क्रीम आता है जो विटामिन सी का क्रीम है, उसे भी आप एज अ डे क्रीम यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन से नाइट क्रीम अच्छे हैं। पॉन्ड्स का नाइट का जो एज मिरेकल क्रीम है वो भी एक अच्छा ऑप्शन है एंटी एजिंग क्रीम का, लेकिन उसमें जो प्रो रेटिनॉल है, जो रेटिनॉल का टाइप है वो बहुत अच्छा टाइप नहीं है। नाइट क्रीम में सबसे ज़्यादा अच्छे इंग्रेडिएंट जिसमें है और जो मेरा फेवरेट है तो वो है न्यूट्रोजिना का रैपिड रिंकल रिपेयर एंटी एजिंग क्रीम। इसमें रेटिनॉल जो है वो बहुत अच्छे फॉर्म में है, ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइजिंग भी है और इसे लगाने से आपके जो फाइन लाइंस हैं, आपके स्किन टेक्सचर में बहुत जल्दी डिफरेंस दिखना शुरू हो जाता है। उसके बाद अगर आपको रेटिनॉल सूट नहीं होता, कुछ लोगों को रेटिनॉल से सेंसिटिविटी होती है, तो उनके लिए दूसरा एक अच्छा ऑप्शन है वाव का जो एंटी एजिंग क्रीम है उसमें रेटिनॉल नहीं है, लेकिन उसमें सिमिलरली इफेक्टिव जो दूसरा कंपाउंड है वो है मेट्रिक्सिल। तो वाव एंटी एजिंग में मेट्रिक्सिल है, उसमें अच्छा मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स है। वाव का एंटी एजिंग क्रीम भी आपके लिए बहुत अच्छा है, उसे आप एज अ डे क्रीम भी लगा सकते हैं या नाइट क्रीम भी लगा सकते हैं। उसके बाद सीबामेड का जो एज डिफेंस एंटी एजिंग क्रीम है उसमें भी एंजाइम है, एंजाइम Q10 है जो कि एंटी एजिंग में इफ़ेक्टिव पाया गया है। उसके साथ ही उसमें विटामिन ई है। तो सीबामेड का जो एंटी एजिंग क्रीम है वो भी आपका एंटी एजिंग क्रीम का एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये सब हो गए मार्केट में जो मिलते हैं रिफाइंड क्रीम्स, उसके बारे में। उसके बाद अगर आप इन सब क्रीम्स को लगा चुके हैं या आप रेटिनॉल यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी, तो आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। आप यूज़ कर सकते हैं ट्रेटिन जो रेटिनो ए क्रीम है या फिर एडापेलिन क्रीम। ये दोनों भी बहुत ही हाईली कॉन्सेंट्रेटेड रेटिनॉल है इनमें। तो इनको अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक छोटा साइज़ में एकदम पी के साइज़ का क्रीम यूज़ करना है और उससे इतना सा क्रीम आपको पूरे चेहरे पे लगाना है, नहीं तो फिर आपको इसके थोड़े साइड इफ़ेक्ट जैसे कि ड्राइनेस, रेडनेस, इचीनेस ऐसे साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं। अगर आप ये रेटिनॉल के क्रीम यूज़ करेंगे, रेटिनो ए एंड एडापेलिन, तो इसके साथ आपको बहुत अच्छे मॉइस्चराइज़र भी लगाना चाहिए। ये क्रीम लगाकर आपको आपके चेहरे पे बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आपके एंटी एजिंग के रूटीन जस्ट शुरू कर रहे हैं, आप रेटिनॉल लगाना अभी शुरू कर रहे हैं, तो मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप डायरेक्टली ये क्रीम्स पे मत जाइए। पहले आपको मैंने जो मार्केट में मिलने वाली क्रीम्स है वो बताए हैं, वो आप ट्राई करिए। आपके स्किन को थोड़ा सा रेटिनॉल से इंट्रोड्यूस कराइए और उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप ये क्रीम्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम जानेंगे एंटी एजिंग क्रीम्स के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तो फर्स्ट थिंग मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप आपके मिड 20s में 30s के पहले ही एंटी एजिंग रूटीन शुरू कर दीजिए। लेकिन अगर आप 30s में हैं, 40s में हैं, अब तक आपने कोई भी एंटी एजिंग शुरू नहीं किया है रूटीन और अब आप करना चाहते हैं, तो अब भी आप कर सकते हैं, अभी भी आपको देरी नहीं हुई है। दूसरी बात ये है कि ये जो सब क्रीम्स है वो सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं है, ये मेल्स भी यूज़ कर सकते हैं और मेल्स को भी ये सब क्रीम यूज़ करना चाहिए क्योंकि उनको भी अपने स्किन का ख्याल रखना चाहिए। थर्ड पॉइंट ये है कि जब आप रेटिनॉल यूज़ करना शुरू करते हैं, आप रेटिनॉल की कोई भी क्रीम यूज़ करना शुरू करते हैं, तो शुरू में आपकी स्किन उस रेटिनॉल को रिएक्ट करेगी, तो आपको ड्राइनेस हो सकता है, आपकी स्किन ड्राई लग सकती है, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी स्किन रेड हो रही है, या कुछ लोगों में तो थोड़ा स्किन निकलना भी शुरू हो जाता है। तो ये सब नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट है रेटिनॉल के, ये 1 या 2 हफ्ता मैक्सिमम रहते हैं और फिर आपकी स्किन रेटिनॉल को अडॉप्ट कर लेती है
और फिर आपको ये सब साइंस एंड सिम्टम्स नहीं आते। लेकिन अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है, रेटिनॉल आपको सहन ही नहीं हो रहा है, तो आप जो दूसरे जो क्रीम्स है रेटिनॉल के, मैंने रेटिनॉल छोड़ के जो दूसरे क्रीम्स है जैसे कि वाव का क्रीम है या फिर सीबामेड का क्रीम है, वो क्रीम आप ट्राई कर सकते हैं। रेटिनॉल का और एक साइड इफेक्ट आ सकता है कि बहुत सारे लोगों को रेटिनॉल क्रीम शुरू करने के कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्ते बाद पिंपल आना शुरू होते हैं। तो उससे भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी एक नॉर्मल प्रोसेस है रेटिनॉल का आपके स्किन पर एक्ट होने का। तो ये आपको पिंपल आएंगे कुछ दिन और वो अपने आप ही चले जाएंगे। तो और उसके बाद आपको ये साइड इफ़ेक्ट बाद में नहीं होगा। उसके बाद ध्यान में रखने वाली एक चीज़ ये है कि रेटिनॉल भी एक एसिड है, एसिडिक है वो, और विटामिन सी भी एसिडिक है। तो कभी भी आप विटामिन सी एंड रेटिनॉल को एक साथ मत लगाइए। अगर आपने विटामिन सी का क्रीम लगाया है अभी अभी, तो उसके बाद जस्ट विटामिन रेटिनॉल मत लगाइए। और उसी तरह जो एसिड होते हैं, ग्लाइकोलिक एसिड, हाइड्रोक्सिल एसिड, वो सब भी आप रेटिनॉल के साथ मत यूज़ करिए। आप इनको अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं, एक डे में लगाया, एक नाइट में लगाया तो चलता है, या फिर आप इनको अल्टरनेट डे भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको लास्ट पॉइंट ये बताना चाहूँगी कि जब आप रेटिनॉल यूज़ करना शुरू करते हैं या फिर जब आप ये एंटी एजिंग के अदर प्रोडक्ट्स यूज़ करना शुरू करते हैं, तो आपकी स्किन सन के लिए, आपकी स्किन सन डैमेज को और ज़्यादा प्रोन हो जाती है। तो जब आप एंटी एजिंग क्रीम लगाना शुरू करते हैं, तो तब आपको आपकी स्किन को सन से प्रोटेक्ट करना और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा, तो इसे एक लाइक कर दीजिए। विटामिन ई आपके स्किन पर लगाने से आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे और विटामिन ई आपके स्किन पे आप कैसे लगा सकते हैं, ये जानने के लिए आप ये वीडियो ज़रूर देखिए।